बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 12 की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को समझेंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको वाइट बोर्ड पर हर न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप इजी वे में सॉल्व करके दूंगा। तो आइए स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो लिखता है कि कैलकुलेट द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी आपने स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की आरएमएस वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स, आरएमएस जो है इसका मीनिंग होता है रूट मीन स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि हमारी एयर के अंदर डिफरेंट गैसेस मूव कर रही होती हैं जिनमें हाइड्रोजन भी शामिल है। तो हाइड्रोजन की जो आरएमएस वेलोसिटी है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर पे वो क्या होगी, वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने हेडिंग दी है टू फाइंड की, यानी हम पहले लिख लेते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है, रूट मीन स्क्वायर। यानी आरएमएस को अगर आप कंप्लीट लिखें तो बनता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब क्योंकि ये वेलोसिटी है तो इसका सिंपल वी होगा, लेकिन इसके नीचे छोटा सा हम आरएमएस भी लिख देंगे ताकि पता चले कि ये वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वाली है। तो इसको हमने कैलकुलेट करना है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। अब इसके बाद वो हमें कुछ डाटा देता है। आइए ज़रा इसको पढ़ते हैं। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन हमें उसने दी है, डेंसिटी ऑफ मरकरी दी है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू उसने स्टेटमेंट के अंदर दी है। तो आइए ज़रा हम गिवन डाटा की हेडिंग देते हैं और जो वैल्यूज़ यहाँ पे हमें उसने दी हैं उनको हम मेंशन करते हैं गिवन डाटा में। तो पहले नंबर पे हमारे पास है डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल, आप डेंसिटी को रो के साथ शो करते हैं। डेंसिटी का सिंबल रो होता है। इसके साथ हाइड्रोजन का H लगा दें ताकि पता चल जाए ये हाइड्रोजन की डेंसिटी है। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दी है 8.957 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। ये देखें, ये वैल्यू है और आप जानते हैं कि डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये हमने लिख ली। इसके बाद उसने सेम डेंसिटी ऑफ मरकरी दिया है। तो डेंसिटी का सिंबल रो ही है, मरकरी का जो है ना यहाँ पर सिंबल लगा दें, ये होता है Hg। देखें, डेंसिटी को आप यहाँ पे रो 1 रो 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन जिस चीज़ की डेंसिटी है, जिस एलिमेंट की, हम उस डेंसिटी के साथ नीचे उस एलिमेंट का सिंबल लिख रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए मैंने H लिख लिया, मरकरी का जो सिंबल है वो Hg होता है, तो ये लिख लिया। अच्छा, वैल्यू हमारे पास है 13 × 600 और इसका यूनिट आप ज़रूर लिखिएगा। देखें, जो यूनिट होता है ना, ये डाटा के अंदर और जब आप फाइनल आंसर लेकर आते हैं वहाँ पर लिखना ज़रूरी होता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम स्मॉल g के साथ शो करते हैं और इसकी वैल्यू उसने दी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमने आरएमएस वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमारे पास इक्वल होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3p ओवर डेंसिटी। तो सिंपल ये फार्मूला आप जानते हैं, आपको याद करने पड़ेंगे, तो इसलिए मैंने फार्मूला यूजिंग के अंदर पहले ही फार्मूला मेंशन कर दिया। अब देखिए, फार्मूला में अगर हमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी चाहिए तो दो चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। पहली चीज़ है प्रेशर और सेकंड है डेंसिटी। अब डेंसिटी किसकी, चूँकि हमारे पास तो दो डेंसिटीज़ है, तो जिसकी आपने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है डेंसिटी भी उसी की पुट करनी है। तो देखिए, हमने डेंसिटी किसकी जो है वेलोसिटी किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो लिहाजा हमें डेंसिटी भी हाइड्रोजन की ही यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पे प्रेशर नहीं है, लेकिन उसने ऊपर मेंशन किया है कि आपने प्रेशर और टेम्परेचर उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू लेनी है। स्टूडेंट्स, इस बात को आप याद रख लें, चूँकि आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स के अंदर भी ये वैल्यू यूज़ होंगी।
स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर है इसकी वैल्यू 0 डिग्री होती है, या फिर आप इसको 273 केल्विन भी कह सकते हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री। केल्विन में 273 केल्विन। और स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है? ये भी कांस्टेंट है, ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हमारे पास होता है 1.01 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है ना स्टैंडर्ड टेम्परेचर की मैंने बता दी, और स्टैंडर्ड प्रेशर की आपने ज़रूर याद रखनी है। तो देखें मैंने यहाँ पर डाटा लिख लिया। ये तीन चीज़ें तो उसने गिवन डाटा में दी हुई हैं स्टेटमेंट के अंदर, लेकिन ये चीज़ उसने नहीं दी। मैंने इसको मेंशन क्यों किया? क्योंकि मैंने आपको फार्मूला के अंदर बता दिया कि यहाँ पर प्रेशर यूज़ होना है, प्रेशर का सिंबल मौजूद है, तो हमें प्रेशर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको मेंशन कर दिया। अब स्टूडेंट्स देखें, ये हेडिंग ज़रूरी है। आप गिवन डाटा की हेडिंग दे के डाटा लिखेंगे, टू फाइंड की हेडिंग दे के जो चीज़ आपने फाइंड करनी है उसको आपने लिखना है। फॉर्मूला यूजिंग की जो हेडिंग है ये भी अगर आप दे लेंगे तो दी बेस्ट हो जाएगा। इसके बाद सॉल्यूशन की हेडिंग देते हैं, और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं एज, यानी कि हम जानते हैं कि रूट मीन स्क्वायर जो वेलोसिटी है वो इक्वल होती है। देखें फार्मूला आपके सामने मैंने लिख रखा है पहले ही। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3p ओवर रो, और रो जो है डेंसिटी का सिंबल है, और यहाँ पे डेंसिटी हमने हाइड्रोजन की पुट करनी है। क्यों पुट करनी है वो मैंने आपको बता दिया। अब स्टूडेंट्स इस फार्मूला में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद मैं आपके सामने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करके आपको आंसर ला के दूंगा। तो बाय पुटिंग वैल्यूज़, इसलिए आप भी अपने पास कैलकुलेटर रखें ताकि आप भी वीडियो देखते हुए साथ साथ प्रैक्टिस कर सकें। तो हमारे पास VRMS इक्वल आएगा, यहाँ पे मैंने इसके रूट लगा लिया, और 3 वैसे ही लिख लें। प्रेशर जो है इसकी वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ, आपको ज़ुबानी याद रखनी पड़ेगी। 1.01 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 ओवर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन उसने दी हुई है यहाँ पर, और हमने यहाँ पे भी लिख रखी है 8.957 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। अब इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो वेलोसिटी RMS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट हम वैसे ही लगाएंगे, और यहाँ पर हम ऊपर वाली को अलहदा सॉल्व करते हैं, नीचे वाली को अलहदा सॉल्व करते हैं। तो मैं 1.01 और 10 की पावर 5, 10 की पावर आपने ये EXP वाले बटन से लिखना है आंसर की लेफ़्ट साइड पे। तो ये 1.1 इंटू 10 की पावर 5 लिखा, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। तो ये मेरे पास आएगा जी 303, इसके बाद 000 ओवर, और इसको भी आप 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो ये आएगा 0.08957। ठीक है, इन दोनों को भी आप सॉल्व कर लें। इसके बाद हम इन दोनों को आप जानते हैं डिवाइड करेंगे। तो RMS वेलोसिटी इज इक्वल टू, तो इन दोनों को मैं डिवाइड करता हूँ। डिवाइड करने से आप जानते हैं बटा ख़त्म हो जाएगा, तो अंडर रूट हमें छोटी लगानी चाहिए फिर। तो यहाँ पर देखिएगा डिवाइड करते हैं 0.08957। तो मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास आया 3382829। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और 9 के बाद है 0, ठीक है 0.072। अब यहाँ पर हम इसका स्क्वायर रूट लेके चेक करते हैं कि आंसर क्या आता है। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसका मैंने लिया स्क्वायर रूट, और चूँकि ये मेरे पास पहले लिखा हुआ है तो स्क्वायर रूट आंसर ये मेरे पास आया 1839। और आप जानते हैं कि वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आंसर लिखना जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन को कहते हैं, यानी आप इशारिया पहले हिंसे के बाद ले गए। इशारिया कहाँ पे है? दरमियान में नहीं है, तो लास्ट पे है। तो इसको लिखेंगे 1.8
और इसको चलें आप 4 कर दें, जो कि 5 से बड़ा है, तो पीछे वाले को एक इंक्रीज़ कर दें। अब इशारिया कितने हिस्से पीछे है? 3 हिस्से, तो 10 की पावर 3 और साथ लिख दें मीटर पर सेकंड। तो ये देखिए हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है। इसके बाद आप यहाँ पे एक हेडिंग और दे सकते हैं, और वो हेडिंग आप देंगे रिज़ल्ट की, ठीक है। यानी कि जब आप पेपर के अंदर किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करें तो उसका जो बेस्ट मेथड है, ठीक है, टॉप लेवल का मेथड, वो यही है कि आप 5 हेडिंग्स पूरी करें। पहली हेडिंग गिवन डाटा की, डाटा लिखें साफ़ सुथरा करके। टू फाइंड, जो चीज़ आपने फाइंड करनी है, एक है या दो हो, उनको लिखें। जो फार्मूला आपने यूज़ करना है, एक यूज़ करें या दो यूज़ करें, उसको भी लिख लें। उसके बाद सॉल्यूशन की हेडिंग दे के प्रॉपर इसको सॉल्व करें। जो आंसर आ जाए रिजल्ट की हेडिंग दे के यहाँ पे अब आप लिख सकते हैं कि हेंस द RMS velocity of hydrogen molecules at standard temperature and pressure is 1.84 multiplied by 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड। यानी आप यहाँ पे पूरा सेंटेंस लिख दें, या फिर शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे लिख दें कि रिजल्ट में हमारे पास रूट मेन स्केयर वेलोसिटी जो है वो आई 1.84 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये 5 हेडिंग्स हैं, लेकिन 3 हेडिंग्स भी काफ़ी होती हैं। अच्छा, ये चीज़ ना डिपेंड करती है कि अगर आपका जो पेपर है उसमें काफ़ी टाइम पड़ा हो, आपको लगता है कि मैं ये 5 हेडिंग्स दे के सॉल्व कर सकता हूँ, तो ज़रूर करें। लेकिन अगर टाइम कम पड़ा हो पेपर में, तो फिर आप जस्ट गिवन डाटा, टू फाइंड और सॉल्यूशन, ये 3 हेडिंग्स देंगे तो फिर भी आपको इसके कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। अब स्टूडेंट्स, मैं जानता हूं कि आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर देखें, डाटा के अंदर तो उसने इतनी सारी वैल्यूज़ दी हैं, लेकिन हमने ये वैल्यू भी यूज़ नहीं की, ये वाली वैल्यू भी यूज़ नहीं की, हमने सिर्फ ये वाली पहली और ये प्रेशर वाली वैल्यू यूज़ करके आंसर लेके आ गए, तो ये वैल्यू फिर उसने डाटा के अंदर क्यों दी है? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जितनी वैल्यूज़ वो दे वो सारी की सारी ही आप यूज़ करके आंसर लेके आएँ। हमारा काम सिर्फ इससे और इससे चल गया तो हमने बेसिकली आंसर ले आए। लेकिन ये दो वैल्यूज़ ने पता क्यों दी हैं? वो चूँकि ये जो प्रेशर है ना, इसको आप सेपरेट भी फाइंड कर सकते हैं। देखें, प्रेशर का फार्मूला हमारे पास होता है रो जी एच, ठीक है। अब यहाँ पे आप डेंसिटी अगर मरकरी की पुट करें, P इज इक्वल टू मरकरी की डेंसिटी उसने दी है 13,600 और G की वैल्यू 9.8 होती है। अब देखें, और मरकरी जो है इसकी जो स्टैंडर्ड हाइट है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, वो 0.72 होती है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1.01 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 पास्कल आएगा। तो यानी अगर आपने ये प्रेशर को सेपरेट फाइंड करना हो, ये वैल्यू जो हमने यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ की है, आप ये फॉर्मूला लगाने से पहले आप हेडिंग दे सकते हैं कैलकुलेशन फॉर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप ये दो स्टेप्स के अंदर इस प्रेशर को पहले कैलकुलेट करने के बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से सॉल्व करेंगे तब भी ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये दो वैल्यूज से आप प्रेशर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें फिर आपको जो मरकरी है उसकी स्टैंडर्ड प्रेशर और टेम्परेचर पे जो हाइट है 0.72, वो भी ज़ुबानी याद रखनी पड़ेगी। ये दो वैल्यूज़ उसने दी हुई हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम नेक्स्ट वाइट बोर्ड पे सेकंड न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 की स्टेटमेंट है कि डिटरमिन द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 0 डिग्री इफ द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 1.44 at standard temperature and pressure and RMS speed at standard temperature and pressure is 456.4 मीटर पर सेकंड। यानी कि आपने जो फाइंड करना है ना, वो उसने स्टार्ट के अंदर ही बता दिया। क्या डिटरमिन करना है? प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो देखें, मैंने यहाँ पर टू फाइंड की हेडिंग दी है और हम यहाँ पर लिखेंगे कि प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस हमें फाइंड करना है, और प्रेशर को हम P के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, आगे लगा दिया क्वेश्चन मार्क। इसके बाद ये इसने 3 वैल्यूज़ दी हैं, टेम्परेचर, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन और RMS स्पीड। ये देखें,
तो ये तीनों जो हमें चीज़ें उसने वैल्यूज़ दी हैं, इसको हम गिवन डाटा की हेडिंग के नीचे लिख लेते हैं। तो देखें स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ये उसने कहा भी है कि यहाँ पर ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का वर्ड 2 बार यूज़ हुआ है, और मैं आपको इससे पिछले न्यूमेरिकल में बता के आ चुका हूँ कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री। इसको आपने याद रखना है। इसके बाद डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन उसने दी है, तो डेंसिटी को आप रो के साथ शो कर लें। अब इसके साथ ओ लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें हमने हाइड्रोजन की डेंसिटी के साथ एच इसलिए लगाया था क्योंकि वहाँ पर डेंसिटी की 2 वैल्यूज़ थी, एक मरकरी की डेंसिटी और एक हाइड्रोजन की डेंसिटी। यहाँ पर एक ही चीज़ है, तो अंडरस्टूड है कि ये किसकी डेंसिटी है, ऑक्सीजन की, हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। और ऑक्सीजन की डेंसिटी की वैल्यू ज़ुबानी याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछी भी जा सकती है, 1.44 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसी तरह RMS स्पीड उसने दी है, तो आप जानते हैं इसको हम VRMS के साथ लिखेंगे। और जिस तरह हमने हाइड्रोजन की RMS स्पीड निकाली आपने देखी, इसी तरह ऑक्सीजन की RMS स्पीड होती है 456.4 मीटर पर सेकंड। ओके, तो अब ये हमने यहाँ पे लिख लिया। प्रेशर हमने फाइंड करना है, फॉर्मूला यूजिंग, ये ज़रूर लिख देना, प्रेशर ऑफ गैस का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है प्रेशर ऑफ गैस वाले टॉपिक में। प्रेशर इक्वल होता है 1/3 रो इंटू वी स्क्वायर। तो देखें सिंपल सा फार्मूला है, जस्ट आपको ये रो की वैल्यू और वी की वैल्यू ये दी हुई है, इसको पुट करके सॉल्व करना है और करेक्ट आंसर लेके आना है। अब स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर अक्सर स्टूडेंट से आता नहीं है, इसलिए आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझ लें और अपने पास कैलकुलेटर ज़रूर रखें ताकि आप भी मेरे साथ साथ आंसर को मैच करते जाएं, कंफर्म करते जाएं। तो मैं लिख लेता हूं सॉल्यूशन की हेडिंग देने के बाद फार्मूला, प्रेशर का फार्मूला P = 1/3 रो वी स्क्वायर। अब चूंकि फार्मूला लिखा जा चुका है, इसमें हम वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि बाय पुटिंग वैल्यूज़, देखते हैं हम वैल्यूज़ पुट करके इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके कि आंसर हमारा बुक के साथ मैच होना चाहिए। तो P = 1/3। अब रो की वैल्यू उसने दी हुई है 1.44, ठीक है, तो इसको मैंने लिख लिया। इसके बाद है V का स्क्वायर, तो V क्या है, 456.4, और इसके ऊपर आप स्क्वायर भी लगाएंगे। अब यहाँ पे हम दो काम करेंगे, एक तो 1.44 को 3 पे डिवाइड कर देंगे, तो 1.44 डिवाइडेड बाय 3, आप भी इसको करें, ये आएगा 0.48, ठीक है। इसके बाद हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, तो 456.4 का अगर आप स्क्वायर लें तो ये आपके पास काफ़ी बड़ा सारा नंबर आ जाएगा, 208300.96। तो अब क्योंकि स्क्वायर ओपन हो चुका है, अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 0.48 से। तो जी ये मेरे पास प्रेशर आया 99984, ठीक है। इसके बाद भी पॉइंट के बाद नंबर है, लेकिन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, चलें 0.4608। मैंने जो कैलकुलेटर पे आंसर आया है कंप्लीट लाइन, मैंने वो सारा का सारा लिख लिया। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि प्रेशर का यूनिट आप पास्कल भी लिख सकते हैं या न्यूटन पर स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हैं, तो जौन सा मर्जी आप यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल पढ़ते हैं। अब देखें हमने ना इस आंसर को ठीक लेके आना है, यानी जिस तरह मैंने आपको इससे पिछले न्यूमेरिकल में बताया कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में जो प्रेशर की वैल्यू है वो 1.01 10⁵ हमने पुट की, तो ये भी वही आनी चाहिए क्योंकि ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर वाला है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर ये डेंसिटी है, ये स्पीड है, तो प्रेशर भी वही वाला आएगा। तो देखो आप ना इस इशारिया को बिल्कुल स्टार्ट में ले जाओ, यानी इसको लिख लो 0.999, ऐसे लिख लो। चले इशारे के बाद 3 नंबर काफ़ी है। कितने हिंद से पीछे ले गए, 1 2 3 4 5 लेके गए हैं, तो 10⁵ लिखेंगे और साथ ही यूनिट यहाँ से इन दोनों में से कोई सा एक लगा दें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लगा देता हूँ। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं इसको भी आप राउंड ऑफ कर लें, चूँकि ये जो है 5 से बड़ा है इशारिया के बाद वाला,
तो पीछे वाला एक बढ़ जाएगा, यानी आप इसको 1 लिख लें, यानी 1.0 लिख लें। आप जानते हैं 0.999 तकरीबन 1 नहीं होता है, तो आप इसको यहाँ पे लिख लें कि प्रेशर जो है वो नियरली इक्वल टू, ठीक है, चूँकि हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया, 1.0 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है, 1.01 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये भी 9 है, तो ये पीछे वाले को एक बढ़ाएगा, तो 1.0 आप कर लें, ये भी काफ़ी है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। देखें हमारे पास आंसर आ चुका है, कितना इजी सा न्यूमेरिकल है। अब लास्ट में मैं आपको बता चुका हूं कि आप रिजल्ट की हेडिंग देंगे, ठीक है, ये देखें रिजल्ट की हेडिंग दे ली। रिजल्ट की हेडिंग देने के बाद आपने क्या लिखना है, सेंटेंस लिखना है, हेंस प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 0 डिग्री इज, आगे ये लिख दें, या सिंपल ऐसे लिख दें कि प्रेशर की वैल्यू उसने कही थी, तो प्रेशर हमारे पास आ चुका है 1.0 इंटू 10 की पावर 5, यानी जो आपके पास आंसर आया है ना, आंसर हेडिंग दे के रिजल्ट की हेडिंग दे सकते हैं, या आंसर की हेडिंग दे के जो आपके पास आंसर आया है, 1 आया है, 2 आए हैं, वो आप यहाँ पे ज़रूर लिख दीजिएगा। तो ये थोड़ा सा काम है, हालांकि इसमें टाइम नहीं लगेगा, ये थोड़ा सा काम लिखने में, लेकिन ये बाकियों से आपके पेपर को थोड़ा सा बेहतर बना देगा। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये सिंपल सा न्यूमेरिकल जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है आपको समझ आ गई होगी। आइए अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3 को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो इसकी स्टेटमेंट और इसका सॉल्यूशन आपने इंतहाई ध्यान के साथ समझना है। तो इसकी स्टेटमेंट के अंदर वो हमसे पूछता है कि एट व्हाट टेम्परेचर will the RMS speed of the molecules of gas be 3 times its value at standard temperature and pressure, यानी कि वो टेम्परेचर क्या होगा जिस पे किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स की जो RMS स्पीड है वो पहले के निस्बत 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाए। आप जानते हैं, हम पिछले न्यूमेरिकल में पढ़ के आए हैं कि जो ऑक्सीजन गैस है उसकी 0 डिग्री पे जो स्पीड है वो 456 है। अब टेम्परेचर बढ़ाने पे ना किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स की RMS स्पीड इंक्रीज होती है। तो लेट करें अगर 0 डिग्री पे ऑक्सीजन के गैस के मॉलिक्यूल्स की RMS वेलोसिटी अगर 456 है, तो कितना टेम्परेचर, यानी 0 डिग्री से कितना टेम्परेचर बढ़ाएं कि ये जो स्पीड है 456 ये 3 टाइम्स हो जाए। तो ये हमने फाइंड करना है। तो आइए ज़रा इसका डाटा वगैरह लिखते हैं, मैं फिर आपको बाद में ये चीज़ें और भी समझाऊंगा। तो गिवन डाटा में हमें उसने इनिशियल टेम्परेचर, यानी कि हम इनिशियल टेम्परेचर लेंगे और वो हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेना है। आप जानते हैं इसको हम T1 के साथ शो करेंगे और स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री होता है, लेकिन हम यहाँ पे इसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। तो डिग्री से केल्विन में जाने के लिए आप सिंपल 273 ऐड करते हैं। तो अगर मैं 0 में 273 ऐड करूंगा तो वो 273 ही आएगा। और लेट करते हैं कि जो इनिशियल स्पीड है वो V1 है, यानी किसी भी गैस का जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर इनिशियल होगा वो 0 डिग्री है और इनिशियल स्पीड को हमने V1 का नाम दे लिया, लेट करें। अब जो फाइनल टेम्परेचर है ना वो हमने फाइंड करना है, उसको हम T2 का नाम देते हैं, और ये वो टेम्परेचर होगा कि जिस पे जो फाइनल स्पीड है, यानी जो बाद वाली वेलोसिटी है V2, वो पहली की निस्बत क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। यही उसने बताया। मैंने आपको बताया कि शुरू में जो टेम्परेचर है और जो स्पीड है वो आपने लिख ली, टेम्परेचर T1 जो स्पीड है इनिशियल वाली वो V1 है, कुछ भी हो, ठीक है, चूँकि उसने वैल्यू नहीं दी। अब जो फाइनल जो हमारे पास है स्पीड वो इनिशियल से 3 टाइम हो जाएगी, तो फिर कितने टेम्परेचर पे ये ऐसा काम होगा ये आपने फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, मैं अब आपको इसका सॉल्यूशन जो है उसकी तरफ लेके चलता हूँ, लेकिन पहले फार्मूला हम जो यूज़ करना है वो लिख लें। तो RMS स्पीड एंड टेम्परेचर रिलेशन, ये वो फार्मूला है जिसमें स्पीड और टेम्परेचर का रिलेशन दिया गया है। तो RMS स्पीड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3kT/m। के जो है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है। अच्छा, एक RMS स्पीड का फार्मूला हम न्यूमेरिकल नंबर 1 में यूज़ करके आ चुके हैं, वो भी याद रखना है। वो तब यूज़ करना है जब प्रेशर और डेंसिटी दी गई हो, लेकिन जब टेम्परेचर की बात हो तो फिर
RMS स्पीड का फार्मूला आपने ये वाला यूज़ करना है। ये डिफरेंट पर्पस, यानी हम देखते हैं कि डाटा के अंदर हमें टेम्परेचर वगैरह दिया गया है तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर देंगे। अच्छा, अगर हमें डाटा के अंदर डेंसिटी या प्रेशर दिया गया है तो फिर हम जो पहले न्यूमेरिकल में फार्मूला यूज़ कर चुके हैं फिर वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इस फार्मूला को आपने वैसे भी अभी स्पेशली इसलिए भी याद रखना है कि ये सेम फार्मूला हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5 मुकम्मल सॉल्व करवाएगा। अब देखिए इस फार्मूला में हमें ये प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन मिल रहा है कि RMS स्पीड जो है वो टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चूँकि K और M तो कांस्टेंट है। अब इसका मतलब ये है कि V और टेम्परेचर का स्क्वायर रूट अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो देखें V2 और V1 इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ T2 और T1, यानी V2 जो है वो T2 के स्क्वायर रूट के आमने सामने आएगा और V1 जो है वो T1 के स्क्वायर रूट के सामने आएगा। तो यानी कि स्पीड और टेम्परेचर का स्क्वायर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो स्पीड और टेम्परेचर इस फार्मूला से हमें लग रहा है कि सामने सामने है यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यानी हम सिंपल ये वाला फार्मूला जो है इसको यहाँ पे यूज़ करके इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सोल्यूशन की हेडिंग मैंने दे ली। जैसा कि हम जानते हैं कि स्पीड जो है वो टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो V2 के सामने T2 का स्क्वायर रूट आएगा और V1 के सामने T1 का स्क्वायर रूट आएगा। अब हम इसमें थोड़ी सी वैल्यूज़ पुट करते हैं जो हमने गिवन डाटा में लिखी हैं ताकि हम इसको फर्दर प्रोसीड कर सकें सॉल्व करने के लिए। तो V2 जो है वो क्या है, यानी जो फाइनल स्पीड है वो पहले की निस्बत 3 टाइम्स हो जाएगी। तो V2 को हम 3V1 पुट कर देते हैं। V2 की जगह पे क्या पुट करना है, 3V1 ओवर V1 वैसे ही लिख लें नीचे वाला इज इक्वल टू T2 तो हमें फाइंड करना है ओवर T1 जो इनिशियल टेम्परेचर है वो स्टैंडर्ड है यानी 273 केल्विन। स्टूडेंट्स हम केल्विन वाली वैल्यू पता क्यों पुट कर रहे हैं, चूँकि आप जानते हैं कि टेम्परेचर का SI यूनिट केल्विन होता है और जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम केल्विन वाली वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T2 ओवर 273। अब हमें T2 फाइंड करना है और T2 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर कैद है, तो पहले हमें इसको इस कैद से जो है वो आज़ादी दिलानी है। तो स्क्वायर रूट ख़त्म करना हो तो आप क्या लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, आप दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर ले लें। अच्छा, स्क्वायर लेने से क्या होगा, जब इस तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, इस तरफ जब स्क्वायर लेंगे तो वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ एक स्टेप, ये तो बहुत ही सिंपल स्टेप है, आपको समझ आ गया होगा। 273। अब T2 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 273। देखिए मैंने क्या किया, T2 इस तरफ और 273 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो T2 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 273। अब बाकी हिस्सा मैं इस तरफ सॉल्व करने लगा हूँ, ध्यान के साथ समझिएगा। T2 इज इक्वल टू, अब आपने जस्ट जो है वो 9 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 273 के साथ, तो ये आएगा 2457। अब ये टेम्परेचर किस में आया है भाई, जिसमें आपने वैल्यू पुट की है, आपने वैल्यू किस में पुट की है, ये देखिए T1 की वैल्यू 273 केल्विन में पुट की है, तो ये आंसर भी केल्विन में आया है। लेकिन अगर आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहें तो अगर आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं, यानी कन्वर्टिंग, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिर क्या होगा, देखें अगर डिग्री से केल्विन में जाना हो तो 273 ऐड करते हैं, वापस जाना हो तो 273 माइनस कर देंगे। तो T2 इज इक्वल टू, अगर मैं 2457 में से माइनस कर दूं 273, तो ये आंसर किस में चला जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड में चला जाएगा। अच्छा, क्यों ऐसा कर रहे हैं, चूँकि आपकी बुक के ऊपर ने इसका आंसर डिग्री में दिया हुआ है, तो भाई आप इसमें से माइनस कर दें, तो माइनस करने से हमारे पास आएगा 2184। ठीक है, तो ये देखें ये हमारे पास आंसर आ चुका है। तो आपको पता चल गया कि अगर हमें स्पीड को 3 टाइम्स करना है तो हमें टेम्परेचर 0 डिग्री से 2184 डिग्री तक अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर जो है
जिस गैस का टेम्परेचर इतना बढ़ाएंगे उस गैस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड पहले के निस्बत 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये आंसर आ चुका है। आप यहाँ पर रिज़ल्ट या आंसर की हेडिंग दे के, ठीक है, आप रिज़ल्ट या आंसर की हेडिंग देने के बाद सिंपल आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो फाइनल टेम्परेचर भाई आपने पूछा था, है ना, उसने क्या पूछा था, देखें टू फाइंड के अंदर क्या लिखा हुआ है, फाइनल टेम्परेचर उसने पूछा था। जस्ट आप जो आपने आंसर निकाला है उसको आप यहाँ पे एक दफ़ा रिपीट कर दें 2184 ताकि पता चल जाए आपका ये आंसर आया है। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा और है भी बहुत सिंपल। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम न्यूमेरिकल नंबर 4 को भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप समझकर सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 की स्टेटमेंट में लिखा है कि इफ़ अ गैस इज़ एट टेम्परेचर 80 डिग्री। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक काम करेंगे कि हम गिवन डाटा को साथ साथ ही लिखते जाएंगे। तो देखिए मैंने गिवन डाटा की हेडिंग दी है। सबसे पहली चीज़ जो हमने पढ़ी वो है गैस का टेम्परेचर जो कि 80 डिग्री दिया गया है। तो हम यहाँ पे टेम्परेचर लिख लेते हैं 80 डिग्री। आप जानते हैं टेम्परेचर जो है उसको टी के साथ शो करते हैं और टेम्परेचर का जो SI यूनिट है वो हमारे पास केल्विन होता है। और मैं आपको बता के आ चुका हूँ कि जब भी हम वैल्यू पुट करेंगे फार्मूला में तो हम डिग्री वाली वैल्यू पुट नहीं करेंगे, हमने पहले इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपने डिग्री से केल्विन में जाना हो तो आप 273 ऐड करते हैं। तो जस्ट आप 80 प्लस 273 कीजिए तो ये आपके पास आएगा 353। तो यानी 80 डिग्री केल्विन में बनेगा 353 केल्विन। तो इसके बाद पढ़ते हैं गैस का टेम्परेचर 80 डिग्री दिया गया उसको लिख लिया एंड प्रेशर 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो प्रेशर को आप जानते हैं हम P के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर हैविंग 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है 1 क्यूबिक मीटर। तो वॉल्यूम को आप कैपिटल V के साथ शो करेंगे जो हमारे पास है 1 क्यूबिक मीटर। तो देखें उसने यहाँ पे 3 वैल्यूज़ दी हैं, टेम्परेचर दिया लिख लिया, प्रेशर दिया लिख लिया, वॉल्यूम उसने दिया वो लिख लिया। इसके बाद वो हमसे पूछता है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक मीटर। तो हमने फाइंड क्या करना है, देखें मैंने टू फाइंड की हेडिंग दी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक मीटर। सेम ये जो वर्ड है यहाँ पे न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट से कॉपी कर लिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसको हम कैपिटल N के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। स्टूडेंट्स पर का मतलब होता है बटा, ठीक है, बटा, यानी कि ये ऐसे करके जैसे हम डालते हैं क्यूबिक मीटर। अब क्यूबिक मीटर क्या होता है, वो तो वॉल्यूम होता है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक मीटर यानी N ओवर कैपिटल V हमने कैलकुलेट करना है। मैंने आपको बता दिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल N पर यानी ये बटा आएगा क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर तो वॉल्यूम का यूनिट होता है, तो मतलब हमने यहाँ पे वॉल्यूम लगाना है। तो ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, तो ये लिख लिया। इसके बाद कहता है कि वेयर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज दिस। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया है, आप जानते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के को रिप्रेजेंट्स करते हैं और साथ छोटा सा बी भी लगाते हैं। इसकी वैल्यू आप वैसे भी ज़ुबानी याद रख लें, इसकी वैल्यू आमतौर पे MCQs के अंदर पूछी जाती है और पास पेपर में कई दफ़ा आई भी हुई है। तो इसका यूनिट भी आपने सही तरीके से याद रखना है, यानी MCQs के अंदर इसकी 4 वैल्यूज़ देगा, हो सकता है वैल्यूज़ सब में यही दे दे और यूनिट चेंज कर दे, क्योंकि बच्चे वैल्यूज़ याद कर लेते हैं लेकिन यूनिट जो है उसको मिस कर देते हैं। तो ये कंप्लीट आपको तैयार होनी चाहिए। अब मैंने आपके सामने कंप्लीट स्टेटमेंट पढ़ी, 1 2 3 4 टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, 4 वैल्यूज़ दी लिख ली। जो चीज़ पूछी वो भी मैंने आपको लिख के समझा भी दी कि ये क्या बनती है, फार्मूला क्या यूज़ होगा। तो हम यहाँ पे आइडियल गैस लॉ यूज़ करेंगे लेकिन उसकी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म यूज़ करेंगे। आइडियल गैस लॉ होता है PV इज इक्वल टू NRT, लेकिन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म क्या होती है, P इज इक्वल टू N ओवर V इंटू KBT। तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। देखिएगा
सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप समझना, ताकि आपसे गलती ना हो जाए। तो यूजिंग हम यही फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। मैं इसको एक दफ़ा एज इट इज़ लिखने लगा हूँ। प्रेशर इज़ इक्वल टू एन ओवर वी और साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है के बी टी। अब स्टूडेंट्स हमने तो एन ओवर वी फाइंड करना है, तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। हम इस तरह करते हैं, एन ओवर वी इधर रखते हैं, ये के बी टी उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। यानी देखें मैं इसको लिख रहा हूँ पी ओवर के बी टी। भाई ये क्या हुआ, ये के बी टी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो गया। अच्छा, तो इस तरफ क्या रह गया, एन ओवर वी इस तरफ, लेकिन उसको मैं उस तरफ लिख लेता हूँ। यानी कि एन ओवर वी जो है ये चूँकि हमने कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है, तो मैंने इस फार्मूला में से एन ओवर वी को सेपरेट कर लिया ताकि हम एन ओवर वी को फाइंड कर सकें। उम्मीद करता हूँ ये स्टेप इजी सा स्टेप है, आपको समझ आ गया होगा। एन ओवर वी साइड पर कर लिया, ये के बी टी उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो पी ओवर के बी टी एक तरफ, एन ओवर वी एक तरफ, चाहे आप ऐसे लिख रहे हैं तरतीब से। अब आप देख रहे हैं कि फार्मूला जो है वो तो हमारे पास आ चुका है, यानी जो आपने फाइंड करना है वो साइड पे है। तो अब आप क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे और वैल्यूज़ को सॉल्व करके अपने आंसर को चेक करेंगे क्या आया। तो ये हमारे पास है जी एन ओवर वी, हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना है। वी आपने बड़ा लगाना है ताकि वो वेलोसिटी ना लगे, वॉल्यूम लगे। प्रेशर हमें दिया गया है, वैल्यू पुट करें 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 ओवर, अब देखें के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपको दिया गया है 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -23 और टेम्परेचर आपने ये वाला पुट करना है, कौन से वाला, बेसिकली केल्विन वाला, तो 353। अब स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि एन ओवर वी मैं एक दफ़ा वैसे ही लिख लेता हूँ, नीचे वाले को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ये 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 वैसे ही लिख दें। अब यहाँ पे आपको बड़ी ध्यान के साथ समझना है, पहले आप ये लिखें, देखें 1.38, ये मल्टीप्लाई आपने यहाँ पे नहीं लगाना वरना गलत हो जाएगा। ये 10 की पावर है, 10 की पावर -3 आप इक्वल दबाएंगे, नीचे यही लिखा हुआ है 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 लिखा गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 353 से। नहीं समझ आया तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके दोबारा देख लें, समझ आ जाएगा। तो ये मेरे पास आया 4.8714 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -21। ओके, अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब स्टूडेंट देखें ये नीचे वाला मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, 5 10 की पावर -5, सॉरी 10 की पावर माइनस ये 10 लिख दिया, 5 10 की पावर -10 में लिखा, डिवाइडेड बाय आंसर, क्योंकि इन दोनों को मैं सॉल्व करके आंसर नीचे वैसे ही ला चुका हूँ। तो इसको मैं जैसे ही प्रेस करूँगा तो मेरे पास आंसर आ चुका है जी एन ओवर वी, यानी एन ओवर वी हमने फाइंड करना था। तो इसका मेरे पास आंसर आया 1.026 है, तो 1.03 लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 आया। अब आप इस तरह कीजिए कि इसका यूनिट लिखिए, यूनिट देखें एन क्या है, एन तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो इसका यूनिट होगा मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। और इसके बाद नीचे क्या है, भाई नीचे तो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, तो मॉलिक्यूल्स और साथ लगा दें m की पावर -3। तो देखें ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब आपको मैं बता चुका हूँ, आप सिंपल यहाँ पे आंसर की हेडिंग दे लें या फिर आप यहाँ पे रिजल्ट की हेडिंग दे के लिख दें कि हैंस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक मीटर इज़, और सामने ये लिख दें, या सिंपल ऐसे ही लिख दें 1.03 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 मॉलिक्यूल्स, यानी आप ना जो आंसर है उसको सेपरेट मेंशन कर दें। ये बाकी पेपर से आपके पेपर को अलहदा थोड़ा सा मुमताज़ करता है, अच्छा करता है। तो स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिएगा, ना समझ आए तो मैंने आपके सामने आपको सिखलाया भी है, दोबारा देख लीजिएगा। आइए स्टूडेंट्स अब हम न्यूमेरिकल नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 की स्टेटमेंट में लिखा है कि द टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द
सन्स एटमॉस्फेयर आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। अब स्टूडेंट्स जो रिस्पेक्टिवली है ना, इसका मतलब ये होता है कि जिस चीज़ का जिक्र पहले हुआ है पहली वैल्यू उसकी, जिस चीज़ का जिक्र बाद में हुआ है दूसरी वैल्यू उसकी। और हम जानते हैं कि केल्विन वैसे भी टेम्परेचर का यूनिट होता है और पास्कल वैसे भी प्रेशर का यूनिट होता है। तो हमें जो सन का एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर और उसका प्रेशर की वैल्यू दी गई है, तो हम गिवन डाटा के अंदर पहले इन दो वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। तो गिवन डाटा की हेडिंग दे लें, टेम्परेचर को आप कैपिटल टी के साथ शो करेंगे। जो ये वैल्यू दी हुई है स्टेटमेंट में कि 2.00 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 केल्विन। इसके बाद प्रेशर की वैल्यू आपको दी गई है, प्रेशर को कैपिटल पी के साथ शो करें 0.0300 पास्कल। अच्छा जी, इसके बाद वो पूछता ये है कि कैलकुलेट द RMS स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ गए? तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि सन जो है वहाँ पे फ्यूज़न रिएक्शन हो रहा होता है और फ्यूज़न रिएक्शन के अंदर बीटा डिके भी होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स वेरी हाई स्पीड के साथ निकलते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं सन की सरफेस से, उनकी जो स्पीड है वो आपने फाइंड करनी है। कैलकुलेट द RMS स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जो फाइंड करना है मैंने ठीक RMS स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी यहाँ से स्टेटमेंट से इस वर्ड्स को कॉपी करके यहाँ पे लिख लिया। और आप जानते हैं कि RMS स्पीड को हम VRMS लिखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हमने फाइंड करना है। अच्छा, इसके बाद उसने ना ब्रैकेट में मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, तो ये मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको ज़ुबानी आना चाहिए 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -31 किलोग्राम। इसके अलावा इस फार्मूला में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी यूज़ होगा, तो इसकी वैल्यू आपको ज़ुबानी आनी चाहिए और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यूनिट भी आपको आना चाहिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये आपको MCQs के अंदर पूछा जा सकता है। अब स्टूडेंट्स फार्मूला यूजिंग, ये फार्मूला आप देख रहे हैं कि VRMS यानी RMS स्पीड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3KT/m। और ये सेम फार्मूला हम न्यूमेरिकल नंबर 3 में यूज़ करके आए हैं। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये फार्मूला हम न्यूमेरिकल 5 में यूज़ करेंगे। तो लीजिए फार्मूला आपके पास आ चुका है। अब देखें यहाँ पे मैंने सोल्यूशन की हेडिंग दी, यूजिंग सेम फार्मूला यहाँ से यहाँ पे लिख लिया बाय पुटिंग वैल्यूज़। बस वैल्यूज़ पुट करके ज़रा सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो स्क्वायर रूट मैंने वैसे लगा लिया 3। अब देखें ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है तो इसको इसलिए मैंने गिवन डाटा के अंदर ऑलरेडी लिख लिया, हालांकि उसने दिया नहीं है। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमने जो फार्मूला जब लिखते हैं ना तो वहाँ पे पता चल जाता है कि अगर हमें RMS स्पीड कैलकुलेट करनी है, हमारे पास K होना चाहिए, T होना चाहिए, M होना चाहिए। तो K भी है, T भी है, M भी है। अच्छा, अब यहाँ पे ना जो प्रेशर है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसका हम यूज़ नहीं करेंगे अपना आंसर लाने के लिए। तो मैंने आपको ये पहले न्यूमेरिकल में भी बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आप जितनी वैल्यूज़ दें वो सारी यूज़ करें। जो आपके काम की हैं फार्मूला में फिट हो रही हैं उनको पुट करें और अपना आंसर लेके आ जाएं, कोई मसला नहीं है। तो 3 वैसे लिख दिया और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -23। मैं आपके सामने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके आंसर लाऊंगा। और टी जो है, टी हमें दिया गया है 2.00 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 ओवर m। और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं 9.11 ये लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -31। अब आप यहाँ पे RMS स्पीड वैसे ही लिख लें इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लगाएं। अब देखिए मैं आपके सामने इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है देखिएगा। हम इस तरह करते हैं कि पहले बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू लिखते हैं 1.38। ये मल्टीप्लाई आपने नहीं लगाना, आपने डायरेक्ट लिखना है ये 10 की पावर ये EXP एक्सपोनेंशियल -23। अब देखिए ये नीचे लिखा भी गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें इससे 2.00 10 की पावर 6। ये 10 देखो मैंने फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे है लेकिन कैलकुलेटर पे नहीं लगाया। 2.00 10 की पावर 6, तो ये कुछ ना कुछ आया।
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास फाइनल आया, ये देख रहे हैं आप 8.28 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7। क्योंकि अक्सर बच्चों का आंसर रॉन्ग आ जाता है, कैलकुलेटर जब वो इस्तेमाल करते हैं 10 की पावरें लिखने का मसला आता है, तो इसलिए मैंने आपके सामने इसको सॉल्व किया। आप भी सॉल्व करें, अगर नहीं सही आ रहा तो दोबारा देख लें, जिस तरह मैं कर रहा हूँ मेरी तरफ देख के आप भी कीजिएगा, आपका भी यही आ जाएगा। 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -31। अब ये उससे भी अहम स्टेप है, चूँकि यहाँ पे भी आप में से मोस्टली बच्चे जो हैं वो अड़ जाएंगे, ये वाला स्टेप नहीं कर पाएंगे। अब देखें ये ऊपर वाला जो है ना, ये मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से है, तो इसको मैं करूँगा डिवाइडेड, यानी आंसर डिवाइडेड बाय आंसर, ये नीचे वाला लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 9.11, आगे है मल्टीप्लाई, ये नहीं लगाना, पूरी रकम इकट्ठी लिखनी है। ये 10 की पावर, ये माइनस, ये 3 और 1 31, ये मैंने इक्वल दबा दिया, तो ये आया 9.08 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 13। काफ़ी लंबा आंसर है, लेकिन मैंने इशारे के बाद 3 नंबर दो हिस्से ले लिए। ओके, अब इसका अंडर रूट ले लें, अब इसको कुछ ना करें, स्क्वायर रूट आंसर। तो जी आपके पास ये देखिएगा कि VRMS, थोड़ा सा ऊपर करके लिखता हूँ, VRMS इज इक्वल टू, मेरे पास जो आंसर है मैं उसको लिख लेता हूँ कैलकुलेटर से देख के। अच्छा जी, ये है 9533579.2। तो देखिए ये आंसर आया है। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स क्या होती है, इशारिया पहले हिंसे के बाद आए, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आए, साइंटिफिक नोटेशन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी, VRMS इज इक्वल टू, इशारिया यहाँ पे है, मैं यहाँ पे लेके आऊँगा 9.53, चले 9.53 यहाँ पे लिख लें, इशारे के बाद 2 इनसे ले लें, कितने इनसे पीछे आए, 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6, और वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड इसका यूनिट होता है। तो लीजिए हमारे पास आंसर आ चुका है, तो आप यहाँ पे लिख दें आंसर, और आंसर के अंदर आप यही वाली बात वो जो यहाँ पे लिखी हुई है, RMS स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू VRMS इज इक्वल टू, यानी आप, मैं इसको लिख लेता हूँ कि VRMS मेरे पास आया 9.53 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। अब आपको ये बात नहीं लग रही है कि आंसर आ गया, इसके ऊपर हम बॉक्स बना देते थे, ये नई चीज़ है स्टूडेंट्स, ये नई चीज़ नहीं है। आप प्रॉपर 5 हेडिंग्स पूरी करेंगे, गिवन डाटा टू फाइंड, फार्मूला यूजिंग, सोल्यूशन और आंसर, या रिजल्ट की हेडिंग, और रिजल्ट के अंदर आप कोशिश करें कि ये सेंटेंस भी लिख दें, हेंस RMS स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज, और सामने ये नंबर लिख दें, यानी सेंटेंस के फॉर्म में लिख दें, इसी तरह उतार लें या फिर उस तरह लिख दें, मर्जी आपकी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, हमने सॉल्व कर लिया, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिया, उम्मीद करता हूँ अब आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। आइए स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 6 सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो लिखा है कि अ स्टार हैज़ अ मास इनक्लोज्ड विद इन रेडियस r इक्वल टू 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 30 किलोग्राम। यानी हमारे पास एक स्टार है और उसका मैस हमें ये दिया गया है, आप जानते हैं किलोग्राम मैस का यूनिट होता है, तो जाहिर बात है ये मैस की वैल्यू होगी। तो हम इस तरह करते हैं कि गिवन डाटा को साथ साथ ही मेंशन करते जाते हैं, लिखते जाते हैं। गिवन डाटा की हेडिंग आपके सामने दी हुई है, मैस ऑफ द स्टार। अब स्टूडेंट्स, मैस को वैसे तो हम m के साथ शो करेंगे, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली हम कैपिटल M यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि ये मैस बहुत ज़्यादा है, 10 की पावर 30, यानी ये 2.0 लिख लें, यानी ये 2 ही है, और इसके सामने यानी 2 को आप 10 की पावर 30 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 के आगे 30 ज़ीरो लगेंगे सीधे सीधे, तो बहुत बड़ा नंबर है। इसलिए चूँकि मैस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो स्मॉल m यूज़ नहीं कर सकते, कैपिटल M यूज़ करेंगे। अच्छा जी, ये जो स्टार है इसकी डेंसिटी दी गई है, तो डेंसिटी ऑफ द स्टार, चूँकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टार के बारे में हैं। अ स्टार हैज़ मैस दिस, डेंसिटी दिस, और रेडियस जो है वो ये वैल्यू दी गई है। तो डेंसिटी ऑफ द स्टार
डेंसिटी को हम रो के साथ डिनोट करते हैं, शो करते हैं, लिखते हैं 1500 और डेंसिटी यूनिट क्या होता है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और इसके बाद रेडियस दिया गया है, रेडियस को आप स्मॉल आर से शो कीजिए 7.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया। अच्छा जी, अब इसके बाद वो पूछता ये है कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स इनसाइड द स्टार, यानी वो जो स्टार है जिसका मास डेंसिटी रेडियस ने दिया है उस पे अगर कोई चीज़ मौजूद होगी तो उस चीज़ पे कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी। लेट करें जैसे ये ज़मीन है ना, तो ज़मीन के ऊपर मैं खड़ा हूँ, आप बैठे हैं, खड़े हैं, तो ज़मीन हमें अपनी तरफ एक फ़ोर्स लगा रही है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम देते हैं। तो हमारा कुछ ना कुछ मैस होगा, तो किसी भी चीज़ का मैस है अगर वो किसी प्लैनेट पे मौजूद है तो उस मैस पे वो प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। तो यही उसने पूछा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ टेस्ट मैस m इनसाइड द स्टार। लेट करें वो जो स्टार है उसके ऊपर कोई ना कुछ कोई मैस m है वो मौजूद है, तो उस पर कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, f हमने फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड करने का फॉर्मूला आप जानते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पे फर्स्ट मैस जो है वो स्टार का मैस होगा और सेकंड वो जो ऑब्जेक्ट जो स्टार पे मौजूद है उसका मैस होगा। अब आप देख रहे हैं कि अगर हमें फोर्स को फाइंड करना है तो इसमें जी की वैल्यू भी जो है वो हमें पता होनी चाहिए और इसी को हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का नाम देते हैं। तो ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू आपको ज़ुबानी आनी चाहिए। वैल्यू क्या है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 और आपको यूनिट भी आना चाहिए। यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका यूनिट है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू यूनिट आपको ज़ुबानी आनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, देखें मैंने डाटा आपके सामने पढ़ा, मास डेंसिटी रेडियस, मास डेंसिटी रेडियस, तीन चीज़ें दी गई हैं, एक चीज़ मालूम करनी है, ये कांस्टेंट है, इसको वैसे लिख लिया क्योंकि ये यूज़ होगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं, अगर आप यहाँ पे ये वाला मैथ पुट करेंगे ना तो आपका बुक वाला आंसर नहीं आएगा। तो मतलब पहले हमें जो ये स्टार का मैथ है ना, ये इस डेंसिटी के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट करना है। तो फर्स्टली फाइंड द कैलकुलेटेड मैथ बेस्ड ऑन डेंसिटी, यानी हमने जो स्टार का मैथ है वो ओरिजिनल क्या है वो कैलकुलेट करना है। एक वैल्यू उसने दी है लेकिन जारी बात उसने डेंसिटी दी है, रेडियस दिया है, तो अगर इनको यूज़ करके हम उस जो स्टार है उसका जो इफेक्टिव मैस है अगर वो कैलकुलेट करें तो वो क्या निकलेगा। अब देखें मैस का फार्मूला क्या होगा भाई, मैस का फार्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। सर ये मैस का फार्मूला कहाँ से आपने बना लिया? तो देखें मैं आपको बताता हूँ। आप जानते हैं कि जो स्टार है, स्टार क्या होता है भाई, स्टार जिस तरह प्लैनेट है ये एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होता है। जितने भी प्लैनेट्स हैं या स्टार हैं, स्टार सूरज को कहते हैं जिसकी अपनी रोशनी हो, तो ये स्फेरिकल होते हैं। अच्छा स्फेरिकल क्या होते हैं, जिस तरीके से फुटबॉल है, जिस तरीके से सेब होता है, जिस तरीके से गेंद होती है, ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। एक वो है सर्कल, सर्कल और चीज़ है, जिस तरीके से आपकी रिंग है या चूड़ी जो होती है जो औरतें पहनती है वो सर्कल होती है, लेकिन जो स्फेयर है ये क्लोज्ड होता है। तो किसी भी स्फेयर के वॉल्यूम का फार्मूला, अब चूँकि ये हमारे पास स्टार एक स्फेयर है तो स्फेयर के वॉल्यूम का फार्मूला वैसे आपने पढ़ा हुआ है, आपने मैट्रिक के प्रैक्टिकल किए होंगे, तो वहाँ पे भी आप स्फेयर जो है स्क्रू गेज की मदद से, वर्नियर कैलिपर की मदद से एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो वॉल्यूम स्फेरिकल ऑब्जेक्ट 4/3 पाई आर क्यूब। अब आप ये भी जानते हैं कि डेंसिटी होती है मैस ओवर वॉल्यूम, मैस ओवर वॉल्यूम। तो अगर इस फार्मूला में से मैं वॉल्यूम को उधर ले जाऊं तो मैस को चाहे आप बड़ा एम लिख लें चाहे छोटा एम लिख लें और ये डेंसिटी इसको नीचे ले आऊं तो वॉल्यूम बनेगा मैस ओवर डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या बना, मैस ओवर डेंसिटी, और ये क्या है इज इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब। अब ये डेंसिटी इधर डिवाइड हो रही है, मैं इसको इधर मल्टीप्लाई भी तो कर सकता हूँ ना उधर जाके। तो ये देखिए 4/3 यहाँ पे आना था, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है, मैस ओवर डेंसिटी, इधर डेंसिटी नहीं लिखना, तो ये डेंसिटी उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दी तो ये वाला फार्मूला बन गया। मैंने आपको बता दिया ये वाला फार्मूला कैसे बनता है ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए। अब स्टूडेंट्स इसमें हम मैस को कैलकुलेट करने वाले हैं, तो मैस इज इक्वल टू 4/3, बड़ी ध्यान के साथ समझिएगा। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है
आर का क्यूब। अब आर क्या है भाई, आर रेडियस है जो कि 7.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 है, और डेंसिटी जो है वो है 1500, तो 1500 यहाँ पे लगा दिया। अब स्टूडेंट्स मैं इसको करने लगा हूँ सॉल्व, आप देखिएगा। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ये है 7.010 की पावर 8, मैं बता चुका हूँ ये मल्टीप्लाई आपने नहीं लगाना, डायरेक्ट लिखना है। अच्छा ये नीचे लिखा भी क्या। अब इसका क्यूब लेना है जो कि इसकी पावर 3 है। स्केयर लेते हैं यहाँ से, ये तो आपको पता है। क्यूब कहाँ से लेते हैं, ये जो ऑन के नीचे वाला बटन है ना, ये क्यूब वाला है। तो आप सिंपल इस क्यूब को प्रेस करें तो क्यूब लें तो ये आया, यानी इसका क्यूब मैंने ले लिया, ये आया 3.43 10 की पावर 26। ठीक है, आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1500 से। ओके 1500 से मल्टीप्लाई किया, कर दिया, ये दोनों हो गए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से। ओके ये तीनों सॉल्व हो गए, ये तीनों। अब इन तीनों को जो सोल्यूशन है उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मल्टीप्लाई बाय 4, चूँकि ये 4 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, कर दिया 4 से मल्टीप्लाई। अब ये रह गया, ये ऊपर वाले सारे मल्टीप्लाई हो गए, तो इनको अब डिवाइड करना है 3 पे, तकसीम 3 डिवाइडेड बाय 3, तो ये मेरे पास आया 2.15404 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 30 किलोग्राम। अब स्टूडेंट देखें, वो उसने दिया है 2.0, तो ये है 2.1, तो फ़र्क तो थोड़ा सा है, लेकिन वो 10 की पावर 30 भी तो है ना। तो यहाँ पे अगर इस मैथ्स को यहाँ पे पुट करके फोर्स फाइंड करेंगे तो बुक वाला आंसर नहीं आएगा, ये वाला आपको फाइंड करना पड़ेगा। नाउ अब आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ओवर R स्क्वायर, और इसमें आप वैल्यूज़ पुट करें। अच्छा आप यहाँ पे भी बाय पुटिंग वैल्यूज़ लिख लीजिएगा, जहाँ पे आपने वैल्यूज़ पुट कर रही हो फार्मूला के बाद, वहाँ पे आप ये वाला जो छोटा सा सेंटेंस है बाय पुटिंग वैल्यूज़, इसको लिखते जाइएगा, मिस नहीं करना। अच्छा जी, F इज इक्वल टू कैपिटल G की वैल्यू मैंने आपको बता दी, यूज़ होगी 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11। अच्छा जी, इसके बाद है ये M, तो M आपने ये पुट करना है इफ़ेक्टिव मैस 2.15404 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 30, और ये आपने छोटा m पुट नहीं करना, क्योंकि छोटे m पे जितनी फोर्स लग रही है वो तो हमने कैलकुलेट करनी है। इसको आप ऐसे ही लिखें, ओवर r का स्क्वायर। r देखें ये है, r मेरे पास है 7.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, ऊपर स्क्वायर भी लगाएं, ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर है। अब नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ, ध्यान लगा के समझते जाइएगा और ख़ुद भी साथ साथ आपने सॉल्व करना है। तो f इज इक्वल टू ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा देखें, ये मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है चूँकि मैंने इसको सॉल्व किया है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6.67, ये नहीं लगाना मल्टीप्लाई, डायरेक्ट लिखना है ये 10 की पावर, ये माइनस ये 11, इक्वल प्रेस किया तो मेरे पास यहाँ पे ये आया 1.44 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 30, और नीचे देखें मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे इसका स्क्वायर ओपन करें, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 ज़रब 2 तो 16 हो गया, और ये छोटे वाला m वैसे ही लिख लें, छोटे वाले m को मैं कुछ नहीं कह रहा। अच्छा अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, ये मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ 49, और 10 की पावर कितनी है 16 है, तो 16 लिख दिया, इक्वल प्रेस किया। अच्छा ये देखें मेरे पास ये आया F इज इक्वल टू 293.2, और फोर्स नॉट क्या होता है न्यूटन। ये इतनी फोर्स लग रही है, इतनी न्यूटन किसके ऊपर लग रही है, ऑन मैस स्मॉल m, यानी जैसे मैं हूं ना, मेरा मैस ज़मीन के मुकाबले में थोड़ा है, तो मैं स्मॉल m हूं, तो ज़मीन मुझ पे कितनी फोर्स लगा रही है। इस तरह अगर वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर उस स्टार पे है जिसकी ये डाटा दिया हुआ है, तो उस पर इतनी फोर्स लग रही है। अब आप इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, कैसे देखें 2.93 लिख लें। अब इशारिया आप 2 इंच से पीछे ले आए तो 10 की पावर 2 लिखेंगे, तो 2 इंच से पीछे लाए ना, न्यूटन इतनी फोर्स लग रही है किस पे, ऑन मैस m, जो मैस उस स्टार पे मौजूद है उस पे इतनी फोर्स लगेगी। तो ये आपका आंसर आ चुका है। रिजल्ट की हेडिंग दें, आंसर की हेडिंग दें, और आंसर की हेडिंग के अंदर आप ये सेंटेंस लिखें, हैंस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ टेस्ट मैस इनसाइड द स्टार इज इक्वल टू, ये लिख दें।
या सिंपल ऐसे लिख दें 2.93 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 न्यूटन ऑन मैस एम। अगर आप देखें तो आपकी बुक के ऊपर भी सेम यही आंसर है, ऑन मैस एम। तो मैंने भी इसको सेम इसको सॉल्व कर दिया है। अब स्टूडेंट्स देखें, मैंने आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवाए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे और अब आप इनको इजीली खुद भी सॉल्व कर लेंगे, और अगर इनमें से कोई पेपर में आया तो आप उसको आसानी के साथ सॉल्व करके पेपर में भी अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हमारी इस वीडियो का इख्तिताम हुआ। इसी के साथ ही पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।